हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। टेंस की सीरीज़ चल रही है। आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। आइए इसकी पहचान से शुरुआत करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान इस प्रकार से होती है। इस टेंस के वाक्यों में भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और कार्य के जारी रहने की अवधि या समय नहीं दिया रहता है। ठीक है, कार्य के जारी रहना पाया जाता है फ्यूचर टेंस में, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। हिंदी वाक्यों में कैसे इसकी पहचान करेंगे? तो हिंदी वाक्यों में क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा या रहे होंगे आदि शब्द पाए जाते हैं। ट्रांसलेशन कैसे करना, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम होता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का कि आई और वी के साथ शैल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या? आई और वी के साथ शैल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, जैसे मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। मैं आई के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो आई शैल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर है, हम वाचनालय में समाचार पत्र लिख रहे होंगे। वाचनालय समझते हैं, रीडिंग रूम जिसे कहते हैं, रीडिंग रूम या पढ़ने का कक्ष, स्टडी रूम। तो हम वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। वी के साथ भी हम लोग शैल बी और वर्ब के एनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर्स इन द रीडिंग रूम। वी शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर्स इन द रीडिंग रूम। इस प्रकार से हमें करना है। अगर हम लोग इसके सेकेंड रूल की बात करें, इसका सेकेंड रूल कहता है आई और वी के अतिरिक्त अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल बी और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कल इस समय फुटबॉल खेल रहे होगे। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। फ्यूचर टेंस में हमेशा कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, तो जाएगा यू शैल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल है, वे किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। जोतना मीन्स प्लो करना, आईएनजी प्लोइंग। दोज फार्मर्स, वे किसान, दोज फार्मर्स विल बी प्लोइंग दियर फील्ड्स। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है, ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विथ डॉल्स। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग विथ डॉल्स। ठीक है ना? तो अगर हम लोग इसके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका नियम कहता है, इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने में विल या शैल के बाद हम लोगों को नॉट का प्रयोग कर देना होता है। जैसे इसका नियम कहता है, हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। वी शैल नॉट बी परचेइंग। खरीदना क्या होता है? परचेज करना या बाई करना। वी शैल नॉट बी परचेजिंग टॉयज इन द मार्केट। वी शैल नॉट बी परचेइंग द टॉयज इन द मार्केट। उसी प्रकार दूसरा नियम है, राम बाजार नहीं जा रहा होगा। राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा नियम, पहला नियम कहता है, जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय पहले विल या शैल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद बी और वर्ब, इसके पश्चात वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा। शैल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। क्या हो जाएगा? शैल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा। शैल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। जैसे दूसरा नंबर एग्जांपल देखिए, क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा। विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो। विल ही बी कमिंग, विल का प्रयोग करेंगे, विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम कहता है, यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी वाक्यों में सेंटेंस के बीच में दिया होता है तो पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की हिंदी इंग्लिश बनाते हैं, फिर विल या शैल का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता, फिर बी, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा आपको, जब प्रश्नवाचक वाक्यों में हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में दिया होता है, ठीक है ना, जिसका उत्तर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हम लोग को विल या शैल का प्रयोग करना होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद हमको बी और फिर इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स का प्रयोग करना होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो
रहे होंगे, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे। तो क्यों के लिए क्या होता है इंग्लिश में, वाई। तो वाई, इसके बाद क्या करेंगे, विल या शैल में से लड़के हैं तो विल का प्रयोग करेंगे। वाई विल दीज बॉयज़ बी स्टैंडिंग ऑन द रोड, वाई विल दीज बॉयज़ बी स्टैंडिंग ऑन द रोड। इसी प्रकार दूसरा कहता है अध्यापक इस समय क्या पढ़ रहे होंगे। तो क्या के लिए, वाट। वाट के बाद शैल विल में अध्यापक है तो विल का प्रयोग करें। वाट विल द टीचर्स बी टीचिंग इन एट दिस टाइम, वाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम। उसी प्रकार से तीसरा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम कहता है हाउ मच, हाउ मेनी या विच या हु, उसके साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स का भी प्रयोग करते हैं। जैसे राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा, विच मीन्स कौन सा, विच अम्ब्रेला, तो नाउन भी लगाएंगे विच के साथ तो जाएगा विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग, विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, या बच्चा कितने आम खा रहा होगा। कितने के लिए क्या होता है, हाउ मेनी, चूँकि काउंटेबल है इसलिए हाउ मेनी, और मैंगोज नाउन है तो हाउ मेनी मैंगोज विल दिस चाइल्ड बी ईटिंग। ठीक है ना। चलिए उसका अगर तीसरा चौथा रूल देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य हु जो कि कर्ता का कार्य करता है से प्रारंभ हो रहा हो तो, या फिर हिंदी वाक्यों में कहीं पर दिया हो कौन, तो उसको इंग्लिश में बनाते समय पहले हम लोग हु लिखते हैं। हु सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, फिर विल या शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य नियम पुराने नियम की तरह ही, जैसे मैदान में कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। उसी प्रकार से पांचवा रूल कहता है यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक हो अर्थात नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट तो पहले नेगेटिव सेंटेंस लगा देंगे, उसके बाद कर्ता। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तो ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमें कर्ता के पश्चात बी और बी से पहले नॉट का प्रयोग, अर्थात सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे क्या मैं कार्य नहीं कर रहा हूँगा, क्या मैं कार्य नहीं कर रहा हूँगा, क्या मैं कार्य नहीं कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर ये हमारा हेल्पिंग टाइप में है तो पहले शैल, फिर आई, फिर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाना है। सब्जेक्ट आई है और बी है, इसके बीच में हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। तो शैल आई नॉट बी वर्किंग, ठीक है ना। और लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या नियम है ट्रांसलेट करने का। तो सो गाइस नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।